जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के मन में एक सवाल काफी ज्यादा यही रहता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी ज्यादा विदेश यात्रा करते क्यों हैं। उन विदेश यात्रा का भारत को क्या फायदा मिलता है, भारत की जनता को क्या फायदा मिलता है, और क्यों हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की यात्रा के ऊपर खर्च किए जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नेशन की यात्रा की, जिसमें एक इंडोनेशिया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, 3 नेशन थे जिनकी यात्रा अभी की गई और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर ये वजह क्या है, इन यात्रा करने से फायदा क्या मिलता है, और भारत ने इन तीनों यात्रा में कौन कौन से काम किए हैं, वो सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी 3 नेशन की यात्रा पर निकले हुए थे, जिसमें वो पहले इंडोनेशिया की यात्रा करते हैं, उसके बाद में वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करते हैं, फिर वो न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाते हैं। पूरी अब ये यात्रा खत्म हो जाती है, जिसके बाद में चर्चाएं काफी ज्यादा छिड़ती है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ये यात्राएं कर रहे हैं, जबकि देश के अंदर काफी ज्यादा जरूरत है पैसों की, काफी ज्यादा उनके द्वारा किए जाने काम की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो विदेश में जाकर के क्यों काम करने की कोशिश करते हैं, क्यों विदेश के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में इतने रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा होती है। इंडोनेशिया जब वो पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत होना देश का स्वागत होना दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि किसी राष्ट्र अध्यक्ष का किसी दूसरे कंट्री के अंदर कितना सम्मान है, वो उस पूरे कंट्री के सम्मान को दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का इतना ज्यादा तरीके से सम्मान होना ये दर्शा रहा था कि भारत का कितना ज्यादा सम्मान है बाहर के देशों में। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं इंडोनेशिया के साथ में, जो काफी ज्यादा चर्चा के विषय बनते हैं। आखिर वजह क्या थी कि वो क्यों इंडोनेशिया की यात्रा पे गए, जिसमें पहली वजह अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप आपको दिख रहा होगा। इस सुमात्रा द्वीप पर ये सबसे ऊपर मुहाने पे एक पोर्ट नजर आ रहा है, जिसका नाम है सवांग पोर्ट। ये पोर्ट भारत ने अब ले लिया है, यानी कि इस पोर्ट को भारत डेवलप करेगा। यहाँ पे जितनी भी चीजें करनी होंगी, जो भी चीजें डेवलप करनी होंगी, वो सब कुछ काम यहाँ पे इंडिया करेगा। और इसके थोड़े ऊपर, यानी कि अगर देखा जाए किलोमीटर से, तो 160 किलोमीटर ऊपर ही हमारा ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, यानी कि भारत सरकार के द्वारा लाए गए प्रोजेक्ट इसमें। और अब एक और नया प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है सवांग पोर्ट पर, ये दोनों प्रोजेक्ट इंडिया के लिए क्यों इतने सफल हो रहे हैं, क्योंकि जरा देखिए, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है मलक्का स्ट्रेट से, ये है चाइना का सबसे अहम रास्ता। चाइना की जो भी इकोनॉमी है वो इसी रास्ते की वजह से चलती है, यानी कि चाइना का 80% व्यापार सिर्फ इसी रास्ते से होता है। अगर चाइना ये सीपेक वाले रास्ते पे, पीओके पर थोड़ा भी कोई हलचल करता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो भारत के लिए सही नहीं है, तो भारत चाइना को यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है, उसका पूरा रास्ता ब्लॉकेज हो सकता है, और चाइना की जो ये 80% इकोनॉमी है वो पूरी धड़ाम से नीचे गिर सकती है। चाइना का ओवरऑल 60% ट्रेड इसी रास्ते से होता है, जो कि पूरा क्रेस हो सकता है, यानी कि पूरा क्रेश हो सकता है। सोचिए, भारत के द्वारा उठाया गया सिर्फ एक कदम और पूरा चाइना भारत के कब्जे में, पूरा चाइना की जो इकोनॉमी है भारत की मुट्ठी में। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इतनी सफल इसीलिए मानी जा रही है। इंडोनेशिया के साथ में ये यात्रा करने से देखिए, इधर की साइड भी भारत हो गया, ऊपर की साइड भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आया, जिसके बाद में अमेरिका के द्वारा और चाइना के द्वारा इसका काफी ज्यादा विरोध जताया गया। कहा गया कि यहाँ की ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, अगर इस तरह का प्रोजेक्ट इंडिया चलाएगा तो कितने ज्यादा नुकसान होंगे, जैव विविधता को नुकसान होगा, इस तरह की चीजें अमेरिका के द्वारा कही गई। लेकिन भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए जाएंगे, जितने भी पेड़ यहाँ पे कटेंगे, जो भी कुछ होगा, उतने ज्यादा ही पेड़ वापस दूसरी जगह पे लगा दिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका इस चीज से मानने को तैयार नहीं था, चाइना इस चीज को मानने को तैयार नहीं था। दोनों कंट्री का ये कहना था कि आप इस तरह के काम करो ही मत, आप इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर के ही मत आओ, क्योंकि उनको डर है ना, अगर ये प्रोजेक्ट आ गया तो जापान की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी और जो भी साउथ एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर जितने भी कंट्री आ रहे हैं, सबकी इकोनॉमी भारत के हाथ में आ जाएगी। और अगर कभी भारत और चाइना के बीच कंफ्लिक्ट होता है तो भारत पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। जैसे एक छोटी सी होर्मुज स्ट्रेट ईरान के द्वारा नहीं खुलवा पाया कोई भी कंट्री, अमेरिका जैसा कंट्री भी नहीं खुलवा पाया, तो सोचिए मलक्का स्ट्रेट कैसे खुलवा पाएगा जब दोनों तरफ भारत होगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुसीबत दे रही है चाइना को। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज देखिए, हमने इंडोनेशिया को एक आस्त्रा मिसाइल और एक ब्रह्मोस मिसाइल, दोनों की दोनों मिसाइलें सेल कर दी है। ये दोनों मिसाइलें आज अगर इंडोनेशिया के पास में होगी तो इंडोनेशिया से चाइना कितना ज्यादा डरेगा, आप ये चीज को सोचिए जरा।
इंडोनेशिया का भी कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चाइना के साथ चलता रहता है। फिलीपींस का कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चाइना के साथ चलता है। वहीं वियतनाम का कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चाइना से चलता है। और इन तीनों कंट्रियों को भारत ने अपनी ब्रह्मोस दे दी है। यानी कि ब्रह्मोस इन तीनों कंट्री के पास होने से भारत की स्थिति यहाँ पे और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगर जरूरत लगेगी तो भारत यहाँ पे इनके द्वारा चाइना के ऊपर अटैक करवा सकता है। और सोचिए ब्रह्मोस जो है कितनी डेंजरस मिसाइल साबित हो चुकी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस चलाई थी और पाकिस्तान इस ब्रह्मोस को पकड़ तक नहीं पाया। पाकिस्तान को तो पता ही नहीं चला ये ब्रह्मोस कब और कैसे उसके कंट्री में आ गई। तो सोचिए ये ब्रह्मोस की डील कितनी ज्यादा इफेक्टिवली होगी भारत के लिए। भारत ने फिलीपींस को ये ब्रह्मोस दे रखी है, भारत ने वियतनाम को ये ब्रह्मोस दी है, भारत ने अब इंडोनेशिया को ये ब्रह्मोस दी है। तो भारत हर उस कंट्री को ये ब्रह्मोस देता जा रहा है जो चाइना के लिए घातक साबित हो सकते हैं या फिर भारत को कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे कंट्रियों के साथ में भारत का मिलना, भारत के द्वारा ये सब कुछ काम करना चाइना को कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए चाइना चाहता था कि भारत के द्वारा ये यात्राएं ना हो, प्रधानमंत्री के द्वारा ये यात्राएं ना हो, और हो तो इस तरह की डील ना हो। जब जापान के साथ में तकाइची भारत आई थी और जापान के साथ में जब डील की गई थी तो चाइना कहता था कि जापान के साथ में आप डील करो लेकिन ऐसी डील मत करो जो किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाए, जो किसी कंट्री के लिए गलत साबित हो। आप पाकिस्तान के साथ में मिलकर के सीपेक बनाते हो, वो गलत नहीं है। भारत के लिए काउंटर करने के लिए आप स्प्रिंग ऑफ पल्स बनाते हो, वो गलत नहीं है। लेकिन भारत अगर थोड़ा सा कुछ करे, आपको काउंटर करने के लिए कुछ काम करे, तो वो गलत साबित हो जाता है आपके द्वारा। आप इस तरह के काम कर देते हो ताकि भारत को कहीं ना कहीं भड़काया जा सके, भारत को कहीं ना कहीं रोका जा सके। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी से तेज ग्रोथ करने वाली है क्वार्टर ईयर में। तो ये अमेरिका को भी प्रॉब्लम हो रही है और चाइना को भी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए दोनों के दोनों कंट्री भारत को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी यात्रा भारत के द्वारा जो की गई वो की गई ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा क्यों की गई? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में यूरेनियम भारत काफी ज्यादा मात्रा में परचेस करना चाहता है। भारत को बहुत जरूरत है यूरेनियम की और यूरेनियम हम बुलवाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले 2010 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा यात्रा की जाती है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने को तैयार तो हो जाता है पर एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसी तरह से 2011 में यात्रा की जाती है, तब भी ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद में 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यात्रा की जाती है, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम आपको यूरेनियम देंगे लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो प्रॉब्लम तब से चली आ रही थी, भारत को ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम दे नहीं रहा था। हम सबसे ज्यादा यूरेनियम अगर कहीं से बुलवा रहे थे तो हम कजाकिस्तान से बुलवा रहे थे। कजाकिस्तान ही वो कंट्री था जो हमें ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम दे रहा था। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं से और बुलवाना था, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट जो वॉर हुआ था इससे हमें साबित हो चुका था कि हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। इसीलिए हमें मजबूरी में किसी और कंट्री से भी बुलवाना था। तो हम ऑस्ट्रेलिया से बुलवाना चाहते थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमें दे नहीं रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि हमारा एनपीटी में साइन नहीं है, इंडिया ने एनपीटी को साइन करके नहीं रखा हुआ है। इसीलिए वो भारत को यूरेनियम देना नहीं चाहते थे। उनका डर था कि कहीं भारत इनका यूज करके और ज्यादा से ज्यादा परमाणु जखीरा है वो तैयार तो नहीं कर लेगा, भारत ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम तो और नहीं बना लेगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भारत को ये चीजें नहीं दे रहा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया है कि चाइना जो ये साउथ चाइना सी में 9 डेज लाइन को मानता है और जिस तरह से इन कंट्री के ऊपर क्लेम करता रहता है, इनके आइलैंड के ऊपर क्लेम करता रहता है, पूरे समुद्र के ऊपर क्लेम करता रहता है, चाइना को रोकना बहुत जरूरी है। अगर और चाइना को कोई रोक सकता है तो वो पूरे एशिया के अंदर एक ही कंट्री है और वो है इंडिया। इसीलिए इंडिया के साथ में मिलकर के आगे बढ़ना ऑस्ट्रेलिया के लिए मजबूरी हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने को तैयार हो चुका है। दूसरी बात, यूरेनियम से सिर्फ परमाणु बम ही नहीं बनाया जाएगा, यूरेनियम से बिजली बनाई जाएगी और सबसे ज्यादा बिजली भारत यूरेनियम से बनाने को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर ये यूरेनियम भारत को प्राप्त हो जाता है तो आने वाले 800 सालों तक भारत बिजली की सप्लाई भारत के अंदर बंद नहीं हो सकती, बिजली की सप्लाई भारत के अंदर खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए भारत ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम बुलवाना चाहता है। आप देखिए 2014 में भारत कितना ज्यादा जो है बिजली के मामले में आगे था, कितनी सी भारत के पास में बिजली हुआ करती थी। और अब 2025 के मामले में देखिए आप भारत के पास कितनी बिजली है, पूरा भारत कितना जगमगा उठा है। तो ये चीजें भारत के लिए बढ़ती नजर आ रही है और ये चीजें कहीं ना कहीं यूरेनियम के मामले में भारत के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है इसी काम की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारत के द्वारा तीसरी यात्रा जो की जाती है वो की जाती है न्यूजीलैंड की। अब न्यूजीलैंड के साथ में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि न्यूजीलैंड के पास में ज्यादा से ज्यादा दूध प्रोडक्शन। अब दूध जो है भारत के अंदर हम बुलवा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड से दूध बुलवाएंगे तो हमारा जो डेयरी प्रोडक्शन है वो ठप पड़ जाएगा और हमारा जो डेयरी प्रोडक्शन ठप पड़ेगा तो हमारे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम न्यूजीलैंड से ये प्रोग्राम नहीं चला रहे थे, न्यूजीलैंड से जो है ये प्रोडक्ट नहीं बुलवा रहे थे। लेकिन अब न्यूजीलैंड के साथ में डील ऐसी हो जाती है कि न्यूजीलैंड हमें
$20 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा। $20 बिलियन जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही अब न्यूजीलैंड भारत को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस इंडिया को देगा। इंडिया के कुछ प्रोडक्शन है, कुछ प्रोडक्ट है जिनके अंदर भारत को पूरी तरह से छूट दी जाएगी। यानी कि कोई भी पैसे भारत से नहीं लिए जाएंगे। जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे लिए जाते हैं, जो टेरिफ के नाम पे लिए जाते हैं, वो अब कोई भी भारत से परचेज नहीं। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये यात्राएं की जाती है वो क्यों की जाती है, इसका क्या बेनिफिट है, ये चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए। तो ये सारी चीजें करना आज भारत को कितना आगे लेकर के जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।